पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर की हम लोग बात करें तो वो नहर है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी कैनाल। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग इंदिरा गांधी नहर की बात करें कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये किस नदी से निकलती है, तो ये निकलती है सतलुज नदी से। कहाँ से? तो ये जो है वो सतलुज नदी जब पंजाब राज्य में पहुंचती है तो वहीं से ये जो है इंदिरा गांधी कैनाल निकाली जाती है। अगर हम लोग बात करें कि ये भारत की जब सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी कैनाल, तो ये भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 645 किलोमीटर। कितनी है? 645 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर बात करें कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इससे किन-किन राज्यों में सिंचाई का काम होता है, तो 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर के इस नहर से सिंचाई का काम होता है। और वो कौन-कौन से राज्य हैं? तो पहला राज्य है पंजाब, जहाँ से कि ये नहर निकलती है, यहाँ पर सिंचाई का काम होता है। उसके बाद दूसरा राज्य है हरियाणा। दूसरा राज्य हरियाणा है, जहाँ पर कि सिंचाई का काम होता है इससे। इसके बाद ये राजस्थान में पहुँचती है और राजस्थान में भी इससे सिंचाई का काम होता है। इसलिए ये कितने राज्यों में सिंचाई का काम करती है? तो ये जो है वो 3 राज्यों में सिंचाई का काम करती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। अगर इसको आप मैप में देखेंगे तब और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मानसरोवर झील है और इसी के पास में यहाँ पर राखास्थाल स्थित है और इसी राखास्थाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज नदी। और ये जो है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जाती है और हिमाचल प्रदेश के बाद ये पंजाब में इंटर करती है और पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाकर के ये मिठानकोट में यहाँ पर ये सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी और ये ब्यास नदी जो है यहाँ पर पंजाब में आकर के यहाँ पर सतलुज नदी से मिल जाती है और जहाँ पर ये मिलती है वहीं पर एक बैराज बना हुआ है जिसका नाम है हरिके बैराज। और यहीं से और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो निकली हुई है। यहाँ से ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये तीन राज्यों में जो है वो सिंचाई का काम इस नहर से किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 में जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था 2024 ईस्वी में जो कि कैंसिल हो गया था, उस एग्जाम में ये पूछा गया था। ऐसे ही हर क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। किस काम के लिए? सिंचाई के लिए किया जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो डाटा है ये कहाँ से निकल कर के आया है? तो हमारे देश में जो नीति आयोग है, हमारे देश में जो नीति आयोग है जिसका कि मुखिया प्रधानमंत्री होता है, इसी आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया था जिसका नाम था कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। और इसी इंडेक्स में बताया गया था कि जो सिंचाई के लिए हमारे देश में पानी का उपयोग किया जाता है वो भारत के कुल पानी का 85% उपयोग में है। कितना परसेंट? 85% उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके बाद पानी का उपयोग जो है वो पानी के उपयोग का 10% जो है वो उद्योगों में किया जाता है और घरेलू उपयोग के लिए मात्र और मात्र सिर्फ 5% पानी का उपयोग किया जाता है। कितने परसेंट का? 5% का घरेलू में उपयोग किया जाता है, उद्योगों में 10% और सिंचाई के लिए 85% पानी का उपयोग किया जाता है। ये डाटा जो है वो नीति आयोग के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? तो टिहरी बांध जो परियोजना है ये पूछ रहा है कि ये किस विचारधारा से संबंधित है टिहरी बांध परियोजना। तो अगर विचारधारा की बात करें तो टिहरी बांध को बनाने के लिए संभववादी विचारधारा से प्रेरणा मिली थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, संभववादी विचारधारा होता क्या है? तो बेसिकली आपको अच्छे से पता होगा कि हमारा जो भूगोल है उसमें एक मानव भूगोल होता है और जो मानव भूगोल है उसी का एक शाखा है संभववादी विचारधारा।
जो कि संभावनाओं पर ये बात करती है। मतलब कि जो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें उपस्थित हैं, उसका किस तरीके से अधिक जो उपयोग है, अच्छे से उपयोग मानवों के द्वारा किस तरीके से किया जा सकता है, यही विचारधारा जो है वो संभववादी विचारधारा है। और इसी विचारधारा से ये निकल कर के आया है कि नदियाँ नदियाँ जो है वो उस पहाड़ से निकल कर के आती हैं, अपने साथ पानी लेकर के आती हैं, जिसमें कि गतिज ऊर्जा है। इस गतिज ऊर्जा का और इस पानी का हम लोग किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसी कारण पर ये जो है वो टिहरी बाँध बनाया गया है। इसीलिए इसका संबंध किससे होगा, तो इसका संबंध जो है वो संभववादी विचारधारा से होने वाला है। अगर हम लोग टिहरी बाँध की बात करें कि टिहरी बाँध जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी जो बाँध है ये भारत का जो उत्तराखंड है, जो भारत का उत्तराखंड है इस राज्य में स्थित है। अगर ये पूछ ले कि टिहरी बाँध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन-सी नदी पर? तो ये जो है वो भागीरथी नदी पर ये टिहरी बाँध बना हुआ है उत्तराखंड में। अगर बात करें कि ये जो टिहरी बाँध है, ये भारत का सबसे ऊँचा बाँध है। भारत का सबसे ऊँचा बाँध है टिहरी बाँध, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? अर्थात ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन-सा सिंचाई का पारंपरिक पद्धति नहीं है, वो हमें छाँटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है खंदक प्रणाली। जो खंदक प्रणाली है ये कैसी प्रणाली है? तो यह एक पारंपरिक पद्धति है सिंचाई की। अर्थात जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ये तो गलत दिया है। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है चेन पंप प्रणाली। ये जो चेन पंप प्रणाली होती है ये भी एक पारंपरिक ही पद्धति है सिंचाई की। इसीलिए ये भी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है ड्रिप प्रणाली। जो ड्रिप प्रणाली होती है ये एक आधुनिक सिंचाई की पद्धति है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग ड्रिप प्रणाली की बात करें कि ड्रिप प्रणाली आखिर में होती क्या है, तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखिए, ये जो पिक्चर है इसको देखिए, खेतों के बीच में यहाँ पर पाइप लगाई गई है, पाइप बिछाई गई है और इस पाइप में जो है वो छोटे-छोटे होल करके यहाँ पर छोटे-छोटे लगाए गए हैं पाइप, जिसकी वजह से जब इसमें पानी प्रवाहित होता है तो यहाँ से देखिए ये फुहारे की तरह से ऊपर से निकलता है, जिससे कि इस खेत की सिंचाई हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को जो है वो ड्रिप प्रणाली कहा जाता है। इस वाली पिक्चर को देखिए, यहाँ पर ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये चेन प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो कुआँ से पानी निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बॉक्स बने हुए हैं छोटे-छोटे। ये जो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ से क्या किया जाता है कि जब इसको घुमाया जाता है तो ये इसे अंदर की तरफ जाता है नीचे, और यहाँ पर जब ऐसे बॉक्स आता है तो ये सीधा हो जाता है और इसमें जो है वो पानी भर जाता है और ये पानी ऊपर आता है और पानी ऊपर आकर के यहाँ से निकल जाता है। इसी को जो है वो चेन प्रणाली कहा जाता है। खंदक की बात करें तो जो यहाँ पर ये वाली पिक्चर देख रहे हैं ये खंदक प्रणाली होती है। इसका भी उपयोग जो है वो कुएँ से पानी निकालने के लिए या फिर गहराई में कहीं तालाब वगैरह में पानी है वहाँ से निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें तो ये साझे रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन-कौन से हैं? तो 2 राज्य तो यही हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल जो कि इससे लाभान्वित होते हैं। और एक राज्य और है जो इसका लाभ लेता है और वो है बिहार राज्य। कौन-सा? बिहार राज्य है। ये 3 राज्य जो हैं वो दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभ लेने वाले हैं। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये आज़ादी के बाद से भारत में होने वाली ये पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। मतलब कि आज़ादी के बाद भारत में पहली वाली जो बहुउद्देशीय परियोजना बनी थी, वो बनी थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1954 ईस्वी में किन 2 देशों के बीच सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? अर्थात कोसी नदी पर जो सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है, इस पर किन 2 देशों के बीच में समझौता हुआ था? तो ये 2 देश थे भारत और नेपाल। इन 2 देशों के बीच में समझौता हुआ था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग कोसी नदी की बात करें, तो ये जो कोसी नदी है,
ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय से ये कोसी नदी निकलती है और ये नेपाल और भारत में प्रवाहित होती है। और ये भारत के किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये भारत का जो बिहार वाला राज्य है, भारत का जो बिहार राज्य है, यहाँ पर ये प्रवाहित होती है। ये 2 देशों में प्रवाहित होती है और ये बिहार में ही आकर के कटिहार में ये आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोसी नदी है, ये बिहार के किन-किन जिलों में प्रवाहित होती है? तो बिहार के 3 जिले हैं जहाँ पर कि कोसी नदी प्रवाहित होती है। कौन-कौन सी? तो एक है सुपौल, सुपौल जिला जहाँ पर कि ये इंटर करती है। उसके बाद दूसरा जिला आता है पूर्णिया, जहाँ पर कि ये प्रवाहित होती है। और पूर्णिया के बाद ये जो है वो कटिहार में जाती है। जो कटिहार जिला है वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन-सी नदी में? गंगा नदी में मिल जाती है। अतः जो कोसी नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। और एक क्वेश्चन और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोसी नदी जो है वो बिहार में बहुत ही बाढ़ लाने का काम करती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा बाँध महानदी पर स्थित है? तो महानदी पर कौन-सा बाँध स्थित है वो हमें छाँटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है हीराकुंड बाँध। ये जो हीराकुंड बाँध है ये कौन-सी नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है और किस राज्य में? तो यह जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सबसे लंबा बाँध है। मतलब कि जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया है दुधवा बाँध। ये जो दुधवा बाँध है ये किस नदी पर है? तो ये भी महानदी पर ही बना हुआ है। मतलब कि जो ऑप्शन बी में दिया है ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है घुमरा पदर बाँध है। ये जो घुमरा पदर बाँध है ये किस नदी पर है? तो ये भी महानदी पर बना हुआ है। मतलब कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। इसीलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो घाटशिला इलाका है, यहाँ से 2 प्रमुख खनिजें निकाली जाती हैं। कौन-कौन सी हैं? तो यहाँ से जो है वो तांबा निकाला जाता है एक तो और दूसरी खनिज जो है वो यूरेनियम निकाली जाती है। कौन-सी? दूसरी जो है वो यूरेनियम निकाली जाती है। और यहाँ ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है तांबा। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बॉक्साइट की बात करें कि जो बॉक्साइट है ये कहाँ से निकाला जाता है? तो हमारे देश में जो उड़ीसा राज्य है, यहाँ से प्रमुखता से बॉक्साइट निकाला जाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य है जहाँ से कि ये बॉक्साइट निकाला जाता है। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर दिया है अभ्रक। अभ्रक जो है ये कहाँ से निकलता है? तो हमारे देश का जो आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ से जो है प्रमुखता से अभ्रक निकाला जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि अभ्रक जो है वो किन क्षेत्रों से निकाला जाता है? तो अभ्रक जो है वो नेल्लोर जिला जो है वो जो नेल्लोर जिला है, जो नेल्लोर जिला है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्रक के भंडार हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन-सी है? तो इसको तो हम लोगों ने शायद अभी देखा था पिछले ही क्वेश्चन में। ये कौन-सी है? तो ये जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। कौन-सी है? इंदिरा गांधी नहर है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलुज नदी पर। कौन-सी नदी है? सतलुज नदी है जिस पर कि ये बना हुआ है। और ये इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो 645 किलोमीटर की है। और किन-किन राज्यों में ये सिंचाई का काम करती है? तो इस नहर से 3 राज्यों में सिंचाई का काम होता है। पहला राज्य है पंजाब, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है राजस्थान। इन 3 राज्यों में इससे सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंगनीज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें तो मैंगनीज जो है ये बहुत ही भंगुर धातु होती है और इसका उपयोग जो है वो स्टील के मिश्र धातुओं को बनाने में उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर स्टील के संबंध में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए को देखिए, इसमें दिया है फोटोग्राफी उद्योग। जो फोटोग्राफी उद्योग होता है इसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी उद्योग में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है और ये क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है।
इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और सिल्वर ब्रोमाइड के अलावा और कौन-सी चीज़ है जो कि फ़ोटोग्राफ़ी में उपयोग की जाती है? तो फ़ोटोग्राफ़ी में जो है वो सोडियम थायोसल्फ़ेट का भी उपयोग किया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में दिया है माचिस उद्योग। जो माचिस उद्योग होता है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो जो माचिस उद्योग होता है, इसमें लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किसका? तो इसमें लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है वो पोटेशियम क्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है, इस माचिस उद्योग में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ज्वरीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल स्थितियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो अगर भारत के दृष्टि से देखा जाए कि ज्वरीय तरंगों से ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे अच्छी स्थिति भारत में कहाँ पर है, तो भारत में जो गुजरात वाला इलाका है, गुजरात का जो खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर सबसे अच्छी, सबसे अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही होगा। हमारे जो भारत सरकार है, इसका आंकड़ा ये है कि हमारे देश में 9000 मेगावाट का जो ज्वरीय तरंग ऊर्जा है, इसमें से लगभग 7000 मेगावाट, लगभग 7000 जो मेगावाट है, वो यहीं खंभात की खाड़ी से उत्पन्न होता है। इसीलिए ये क्या है, तो ये जो है हमारे भारत की सबसे अनुकूल स्थिति है खंभात की खाड़ी। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो खंभात की खाड़ी है ना, इसको कांबे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कांबे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं-कहीं आपको खंभात लिखा हुआ दिखता है और कहीं-कहीं जो है वो कांबे का भी नाम लिखा हुआ दिखता है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये दोनों एक ही नाम हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का कौन-सा पारंपरिक स्रोत नहीं है, वो हमें छाँटना है। तो इनमें से देखिए, ऑप्शन ए में दिया है कोयला, जो कि एक पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है प्राकृतिक गैस, ये भी एक पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है पवन ऊर्जा। ये जो पवन ऊर्जा है, यह एक गैर पारंपरिक स्रोत है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग ऊर्जा की बात करें, तो ऊर्जा जो है वो प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती है। एक ऊर्जा होती है पारंपरिक ऊर्जा, एक होती है पारंपरिक ऊर्जा और दूसरी होती है गैर पारंपरिक ऊर्जा। दूसरी कौन-सी होती है? दूसरी गैर पारंपरिक ऊर्जा। ये पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो कि समय के साथ में खत्म हो जाएँगे, ऐसे स्रोतों को जो है वो पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। और ऐसे स्रोत जो कि समय के साथ में खत्म नहीं होने वाले हैं, ऐसे स्रोतों को गैर पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। पारंपरिक स्रोत की अगर बात करें हम लोग, तो जैसे हमारे देश का कोयला है। कोयला क्या है, तो ये समय के साथ में खत्म हो जाएगा। ये क्या है? पारंपरिक स्रोत है। जैसे कि तेल है, जैसे कि पेट्रोलियम है, ये क्या होगा, तो ये समय के साथ खत्म हो जाएगा, दोहन होगा तो। ये क्या है? ये पारंपरिक स्रोत है। अगर हम लोग गैर पारंपरिक स्रोत की बात करें, तो गैर पारंपरिक स्रोत कौन-कौन से हैं? जैसे हमारा जो सौर ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, यह एक गैर पारंपरिक ऊर्जा है, मतलब कि ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। जैसे कि ज्वरीय ऊर्जा है, तो ज्वरीय ऊर्जा है, ये भी एक क्या है, तो यह भी एक गैर पारंपरिक स्रोत है, ये भी कभी नहीं खत्म होने वाली है। इस तरीके से आप छाँट सकते हैं कि यहाँ जो ऑप्शन ए में दिया है कोयला, ये क्या है, तो यह एक पारंपरिक स्रोत है। जो प्राकृतिक गैस दिया है, यह भी एक क्या है, तो यह भी एक पारंपरिक स्रोत है। और जो पवन ऊर्जा दिया हुआ है, यह एक गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज पाया जाता है? तो जो मोनोजाइट रेत होती है, इसमें कौन-सा खनिज होता है? तो इसमें जो है वो थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग मोनोजाइट रेत की बात करें, ये जो मोनोज़ोराइट रेत है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारे देश का जो केरल राज्य है, इसका जो समुद्री वाला इलाका है, यहाँ पर मोनोज़ाइट रेत प्राप्त होती है और इसी रेत से जो है वो थोरियम प्राप्त किया जाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हमारे देश का कौन-सा तट है जहाँ से कि मोनोज़ाइट रेत प्राप्त होती है? तो इस तट का भी आप नाम ध्यान रखिएगा। इस तट का नाम है मालाबार तट। क्या नाम है? मालाबार तट। क्योंकि जो केरल वाला इलाका है समुद्री, उसी तट का नाम है मालाबार तट और यहीं से मोनोज़ाइट रेत जो है वो प्राप्त होती है, जिससे कि थोरियम का निष्कासन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात यहाँ पर भारत के कुछ थर्मल पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं।
इनको पूरब से पश्चिम दिशा में हमें व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट आखिर में होते क्या हैं, तो ऐसे प्लांट जो कि ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऐसे प्लांटों को जो है वो थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसमें होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि कोयले को जलाया जाए, तो कोयले को जलाया जाएगा तो इसमें से ऊर्जा उत्पन्न होगी, और इसी ये जो ऊर्जा उत्पन्न होगी ऊष्मीय ऊर्जा, उसी को जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यही काम होता है थर्मल पावर प्रोजेक्ट का, और यही हमारे देश में बहुत सारे हैं, और यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, और इन्हीं को हमें पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला नाम दिया है कोटा। कोटा जो है वो किस राज्य में है, तो कोटा जो है ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान में, कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। दूसरा वाला नाम दिया है कामरूप। ये जो कामरूप है ये कहाँ पर पड़ता है, तो कामरूप पड़ता है असम राज्य में। कहाँ पर पड़ता है, असम राज्य में पड़ता है। तीसरा नाम दिया है ओबरा। ओबरा कहाँ पर पड़ता है, तो ओबरा की हम लोग बात करें तो ये पड़ता है यूपी में। और यूपी में कहाँ पर पड़ता है, तो यूपी का जो सोनभद्र इलाका है, जो सोनभद्र है वहां पर ये ओबरा है। चौथा नाम दिया है परीक्षा। परीक्षा कहाँ पड़ता है, तो परीक्षा भी पड़ता है यूपी में ही, लेकिन यूपी में ये कहाँ पर पड़ता है, तो यूपी का जो झांसी इलाका है, जो झांसी जिला है, यहाँ पर परीक्षा पड़ता है। इसको अगर आप मैप में देखेंगे तो इसका लोकेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मान लीजिए कि ये भारत का मैप है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर पड़ेगा कौन सा पड़ेगा, तो यहाँ पर पड़ेगा कोटा। उसके बाद नामरूप की बात करें तो नामरूप यहाँ पर पड़ेगा हमारा असम, यहाँ पर पड़ेगा नामरूप, यहाँ पर पड़ेगा नामरूप। इसके बाद ओबरा। ओबरा कहाँ पड़ता है, तो यूपी के सोनभद्र में। सोनभद्र का इलाका कुछ यहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पर पड़ेगा ओबरा। इसके बाद परीक्षा है। परीक्षा जो है वो झांसी में पड़ता है। झांसी आपको कुछ यहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश वाले इलाके में, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। तो यहाँ पर पड़ेगा परीक्षा। इसको अगर आप पूरब से पश्चिम दिशा में देखें तो क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले पड़ेगा नामरूप। नामरूप कौन सा है, दूसरा वाला है। दूसरा वाला कहाँ पर दिया है, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। उसके बाद पड़ेगा ओबर। उसके बाद पड़ेगा ओबरा। ओबरा कहाँ पर है, ओबरा कहाँ पर है, तीसरा वाला। दो के बाद कहाँ पर, तीन दिया हुआ है, यहाँ पर है। इसके बाद परीक्षा पड़ेगा, चौथे में दिया हुआ है। इसके बाद कोटा पड़ेगा, ये दिया है पहला वाला यहाँ पर। मतलब कि जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। तो भारत में पहला वाला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर चालू किया गया, तो ये चालू किया गया था असम राज्य में। कहाँ पर, तो ये जो है वो असम राज्य में चालू किया गया था। असम में कहाँ पर, तो असम का जो जोरहाट है, असम का जो जोरहाट इलाका है, यहाँ पर पहला वाला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। और यहाँ ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में असम भी नहीं दिया हुआ है और असम का जोरहाट भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि उपयुक्त में से जो कोई नहीं वाला ऑप्शन ई है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन संयंत्र होते हैं, इनको क्यों लागू किया जा रहा है, इनको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिससे कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ में जलता है, जब ऑक्सीजन के साथ में जलता है तब ये ऊर्जा प्रदान करता है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ में जलता है तो ये बनाता है H2O। मतलब कि ये जल का निर्माण करता है, और जल से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। इसीलिए जो हाइड्रोजन संयंत्र है, इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि ये जो हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था, इसकी क्षमता कितनी थी? तो इसकी क्षमता जो है वो 10 किलो की थी। मतलब कि प्रतिदिन यहाँ से 10 किलो का उत्पादन किया जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? तो कोयला नगरी हमारे देश में किस स्थान को कहा जाता है? तो जो झारखंड का धनबाद है, जो झारखंड का धनबाद शहर है, इसी को कोयला नगरी कहा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, धनबाद को कोयला नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोयले की बहुत सारी खदानें हैं, जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे कोयला नगरी कहा जाता है। ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ पर दिया है रानीगंज। रानीगंज से भी कोयला निकलता है। और ऑप्शन ए में दिया है सुहागपुर, यहाँ से भी कोयला निकलता है, लेकिन कोयला नगरी जो है वो धनबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के खनिज तेल
पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म कौन सा है? अर्थात यहाँ पर ऑप्शन में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र दिया है और इसकी स्थिति दिया गया है कि किस राज्य में स्थित है और हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सुरमा घाटी। सुरमा घाटी जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ये किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। तो हाँ, बिल्कुल सही दिया हुआ है। मतलब कि जो ऑप्शन ए में दिया है